Hello students of 8th standard. हिस्ट्री का लेसन 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल क्या था वह अब हम देखेंगे। In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था या ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी। तो ऐसे समय में 1857 में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल इंडिया में हुआ जिसने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ सडन। यह जो स्ट्रगल था एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ था। Earlier as well as many such struggles took place in India against the British. इसके पहले भी बहुत सारे कुछ स्ट्रगल इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो रहे थे। The scope of struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book, The Indian War of Independence 1857. Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. तो ये जो स्कोप था स्ट्रगल 1857 का, उसका जो है बैकग्राउंड वह कहाँ से कंसिडर होता है कि वी.डी. सावरकर जिन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसकी जानकारी दी थी, इसकी चर्चा की थी। उसके बाद बहुत सारी रिवॉल्यूशनरीज़ ने इससे इंस्पिरेशन लिया और फिर वह ब्रिटिश से उन्होंने अपनी फ़ाइट की। स्ट्रगल बिफोर 1857 क्या था? 1857 के पहले स्ट्रगल क्या था? एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो प्रजा थी वो बहुत थक चुकी थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत एक्सप्लॉइट कर रही थी हर एक जगह पर, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग आ चुके थे। तो दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल, और इसकी वजह से बहुत ऐसा लोगों में निराशा फैली और फिर उस रूल के प्रति ब्रिटिश जो शासन था उसके विरोध में लोग खड़े होने लगे। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। अब जो बेचारे किसान थे, जो कॉमन लोग थे, वो बेचारे बैंकरप्ट दिवालिया हो रहे थे क्योंकि कंपनी के रूल्स ही ऐसे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स ही कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन लोग थे उनको किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल पा रहा था। इन 1770 देयर वॉज मेजर फैमिन इन बंगाल प्रोविंस, बट द ब्रिटिश रूलर्स वर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स इंडियन पीपल। 1770 में बहुत बड़ा एक सूखा पड़ा बंगाल प्रोविंस में, बंगाल राज्य में। तो उस समय भी ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने इंडियन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं की और उनके प्रति वो बहुत इनसेंसिटिव थे, मतलब उन्हें कोई दया ही नहीं रह गई थी लोगों के प्रति, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे। From 1763 to 1857, the peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फ़कीर। तो 1763 से 1857 के बीच में कुछ किसान जो थे बंगाल में, उन्होंने आंदोलन छेड़ा, वो विरोध में हो गए। किसने यह आंदोलन चलाया था? सन्यासी फ़कीर थे, उनके अंडर में यह जो आंदोलन है वह चलाया गया। और रिबेलियन होना मतलब विरोध में, उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में यह लोग खड़े हुए। सिमिलर रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात। तो मतलब 1857 से पहले भी ऐसे बहुत सारे जगह जगह पर स्ट्रगल या आंदोलन हो रहे थे जिसमें सिमिलर रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। इसी तरह के बहुत सारे आंदोलन जो थे वह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में भी हो रहे थे। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। ही ऑर्गेनाइज्ड द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी तरह उमाजी नाइक एक क्रांतिकारी थे
जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाइट की और उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूथ लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया और ब्रिटिश के विरोध में खड़े हो गए। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि वह ब्रिटिश के विरोध में खड़े होंगे और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, Hor, etc. In 1832, उमाजी नाइक was arrested and hanged to death in Pune. जब इस तरह का आंदोलन उमाजी नाइक की वजह से जगह जगह पर होने लगा तो एट लास्ट जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इन्हें अरेस्ट किया और फिर उन्हें हैंग किया गया, फांसी दी गई पुणे में। अब यहाँ देखिए पाइका रिबेलियन भी यहाँ पर दिया गया है हमको कि फ्रॉम मिडिवल टाइम्स देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ पाइकाज एक्सिस्टिंग इन ओडिशा। द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वर नोन एज पाइका। तो मिडवेल पीरियड के टाइम में एक सिस्टम चला जो कि उड़ीसा में था पाइका नाम से। पाइका जो था एक्चुअली एक आर्मी बनी जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंग्स थे उनकी मिलकर बनी। रेंट फ्री लैंड्स वर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। तो जो राजा थे उन्होंने ना अपनी लैंड को रेंट फ्री किया, किनके लिए, कुछ लोगों के लिए, ताकि ये लोग कल्टीवेशन कर सके। पाइकास अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू इट। और ये पाइकास जो थे, जो लोग थे पाइकास, ये क्या करते थे कि अपना जो अर्निंग, अपनी लिविंगहुड है वो इसी से चलाते थे। इन रिटर्न दे वर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वार। जब उड़ीसा के राजा ने इन पाइका जो लोग थे उनके लिए, ये एक आर्मी थी, एक तरह की आर्मी थी जो वहाँ के उड़ीसा के राजा के लिए काम करती थी, जिन्हें पाइका नाम से जाना जाता था। तो ये राजा ने क्या किया था कि जब इनका यूज़ नहीं होता था इन आर्मीज़ का, तो इन्हें ज़मीन दे दी थी कि आप अपनी लाइवलीहुड चलाओ। तो ये वहाँ पर खेती करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी युद्ध में इन पाइकास की, तो ये राजा इन्हें यूज़ करते थे। इन 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड ओडिशा। और 1803 में ओडिशा को इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। दे टुक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू पाइकास। दिस मेड द पाइकास एंग्री। तो जब ब्रिटिशर्स ने इन लोगों की ज़मीनें हड़प ली तो ये पाइका जो थे वह गुस्सा हो गए। एंड दिस मेड द पाइकास एंग्री एंड सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम माइजरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट बाय द ब्रिटिश। इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीनें भी छीन ली और इन पर बहुत सारा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से इन लोगों की कंडीशन जो थी बहुत दयनीय हो गई, मेजरेबल हो गई। दिस रिजल्टेड इन एन आर्म्ड रिबेलियन ऑफ पाइकास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1817। तो ऐसे समय में 1817 में ये पाइकास जो थे ब्रिटिशर्स के विरोध खड़े हो गए। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट। और बख्शी जगन बंधु विद्याधर जो थे ये इनके मुख्य प्रतिनिधि थे जिन्होंने इनके साथ आंदोलन में भाग लिया। तो यह थी पाइकास के बारे में, जो कि एक तरह की आर्मी थी उड़ीसा के राजा के लिए। अब हम आगे का देखेंगे कि किस तरह से इससे यह जो उमाजी नाइक रहते हैं उनको किस तरह अरेस्ट किया गया और उनको हैंग किया गया। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। द लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखिए हमारी बहुत सारी आदिवासी इंडियन ट्राइब्स जो होती हैं, आदिवासी जातियाँ जो रहती हैं, वो मोस्टली जंगल पर डिपेंड रहती हैं, उनका लाइवलीहुड भी पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड रहता है। द ब्रिटिश लॉज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। ऐसे समय में जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे वह इन पे रिस्ट्रिक्शन ला रहे थे। Consequently, बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंस ऑफ उड़ीसा, संथाल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जितनी भी आदिवासी जातियाँ थी, जैसे कि कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड जो थे उड़ीसा के, संथाल जो बिहार के थे, वह सब ब्रिटिशर्स के विरोध में खड़े हो गए। यह सब आदिवासी जनजातियाँ थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आदिवासी जो हैं शुरू से ही जंगल में रहते हैं, पर ब्रिटिश रूल ने उन्हें भी अपनी जगह से अलग करने की कोशिश की। द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फॉन्ट सावंत फ्रॉम कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। ऐसे समय में जो गडकरी जो थे आदिवासी, वह लोग
और फॉन सावंत जो थे कोंकण के, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया। बिफोर 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और 1857 के पहले कुछ जमींदार्स और अच्छे जो रॉयल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के विरोध में आंदोलन किए। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर मैनी इंडियन सिपाहीज। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी जो आर्मी थी उसमें कुछ इंडियन सिपाही थे। दे वर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी, और उनके लिए कंपनी बहुत बुरी तरह से बर्ताव करती थी उनके प्रति। एंड दर सैलरी एंड अलाउंसेस वर वेरी लेस कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी कंपेयर में जो इंडियन सिपाहीज थे या फिर फोर्स या सोल्जर्स थे, उनको बहुत कम पेमेंट मिलता था, उनके प्रति अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता था। इन 1806 एट वेल्लोर एंड इन 1824 एट बैरकपुर द रिवॉल्ट टुक अप इन अ फायरस फॉर्म। तो ऐसे समय में इन सिपाहीज ने भी 1806 में वेल्लोर में और 1824 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया। तो यह सारे आंदोलन हैं, जो सारे स्ट्रगल्स हैं, 1857 से पहले चल ही रहे थे। ऑल दिस रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एंड दे वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। द ब्रिटिश forcibly broke down the revolts. Public unhappiness was suppressed, but it did not vanish. This anger burst out in the freedom struggle of 1857. तो इस तरह जो आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनकारियों को ब्रिटिशर्स ने कुचलने की कोशिश की, उन्हें ब्रोक डाउन करने की उन आंदोलन की कोशिश की, लेकिन यह ब्रोक डाउन या फिर टूटे नहीं ये आंदोलन, बल्कि बहुत ज़ोर से बस्ट हुए 1857 के स्ट्रगल के रूप में। At various places, the rebellion took place against the British. The discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of the struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion. और इस तरह का जो diverse classes थे, उनका जो गुस्सा था एकदम से फूट पड़ा और स्ट्रगल के रूप में, और फिर 1857 का स्ट्रगल फॉर्म हुआ। कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857, क्या कारण थे 1857 के स्ट्रगल के? During pre-British period, there were many kingdoms in India. Whatever changes took place at the center never affected the village system. The village system continued as it is, but the British changed the prevalent system and tried to set up a new system. तो प्री ब्रिटिश पीरियड में कितने भी राजे थे जो राज करते थे, कितने भी चेंजेस आते थे, लेकिन वह सब सेंटर में रहते थे। मतलब जो कैपिटल्स होते थे मेनली उनमें होते थे। गाँव पर इन स्ट्रगल्स का, इन भी किसी भी तरह के बदलाव का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हर गांव के नक्शे को, हर गांव के सिस्टम को बदलने की कोशिश की, जिससे गांव में स्वीकार नहीं किया गया। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। और इस तरह से जब चेंज हुआ, विलेज का नेचर चेंज करने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो यह सब विलेजर्स जो थे वह इनसिक्योर हो गए, उनके माइंड में इंस्टेबिलिटी आ गई, जो पहला कारण बनी इस स्ट्रगल का। फिर इकोनॉमिक कॉजेज आए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। दूसरा आया इकोनॉमिक कॉज, कि ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया जिसमें कि टैक्सेस लादे गए फार्मर्स पर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स्ड, और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो गिरने लगा। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एन्जॉय प्रॉफिट वॉज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश गुड्स को बेचना और प्रॉफिट को एन्जॉय करना ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। द इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज, और वह हैवी टैक्सेस भी लगाते थे लोकल इंडस्ट्रीज पे। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रूइन, और इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में वो रूइन हो चुकी थी। रूइन होना मतलब बहुत बुरी तरह से नष्ट होने को आ गई थी। मैनी इंडियन आर्टिजन्स बिकेम इन अनएम्प्लॉयड, और इसकी वजह से बहुत सारे इंडियन आर्टिजन्स जो थे वह बहुत बेरोज़गार हो रहे थे। दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसकी वजह से उनके माइंड में डिसकंटेंट जो है वह हो रहा था।
Next are social causes. The Indians felt that the Britishers were interfering in the culture, traditions and customs of India. अब पहले तो उन्होंने गांव को चेंज करने की कोशिश की, बाद में इकोनॉमिकली टैक्सेस लाद दिए, फिर सोशल कॉजेज़ भी आ गए कि मतलब लोगों की सोशल लाइफ में भी उन्होंने चेंजेस लाना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस में उन्होंने चेंज किया। उसके बाद देखिए कि उसमें चेंज लाने के लिए उसमें उन्होंने सती प्रोहिबिशन किया, विडो रीमैरिज एक्ट किया, जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी जो कंट्री में सती सिस्टम था और जो विडो की मैरिज नहीं होती थी, तो रीमैरिज एक्ट वगैरह इन्होंने लाया, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्सा हो गए। इंडियन थॉट दैट इट इज़ एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल एंड हैज़ दे वर डिससेटिस्फाइड, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारी लाइफ स्टाइल में इंटरफियर कर रहे हैं, जो कि डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं। असंतुष्टपना लोगों में आ गया। बाद में आए पॉलिटिकल कॉजेज। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मैनी इंडियन स्टेट्स, लेटर लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड मैनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेज। तो 1757 में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में अपना दखल बढ़ा दिया। और लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर में करना शुरू कर दिया। द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अयोध्या का जो नवाब था उसको सिंहासन से उतार दिया गया, यह कहकर कि भाई तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से नहीं आता है। वेयर इज़ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सातारा, नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स्ड। इसी तरह जो प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं के स्टेट्स थे, सातारा, नागपुर और झांसी, वह भी एनेक्स्ड कर दिए गए, मतलब वो भी छुड़ा लिए गए थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। और इस तरह से जब ब्रिटिशर्स ने राजाओं को भी निकालना शुरू कर दिया, तब लोगों को समझ में आया कि यह ब्रिटिशर्स विश्वास के लायक नहीं हैं। डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स में भी असंतुष्टता आ गई। द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार। जो इंडियन सोल्जर भर्ती किए जाते थे ब्रिटिश सेना में, तो उनको किसी तरह का ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बना दिया जाता था, उससे ज़्यादा बड़ा पद उन्हें दिया ही नहीं जाता था। दे वर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर से उन्हें कम पेमेंट मिलता था। द अलाउंसेस वर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनको जो अलाउंसेस दिए गए थे वह भी कम किए गए थे। ड्यू टू दीज रीजन्स देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर। और इसकी वजह से असंतुष्टता इंडियन सोल्जर्स में बढ़ रही थी। इमीडिएट कॉज क्या हुए? इन 1857 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सिपॉइज। 1856 में ब्रिटिशर्स ने लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स जो थी इंडियन सिपॉइज को दी। द सिपॉइज वर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज। तो जो कारतूस होता है जो कि बंदूक में भरा जाता है, तो उसका जो ऊपर का कवर रहता है, जो गोली जिसे हम बोलते हैं, उसका जो कवर था उसे इन्हें अपने मुंह से तोड़ना पड़ता था सिपॉइज को। द न्यूज स्प्रेड आउट दैट दिस कार्ट्रिज वर स्मेयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। तो यह बताया गया, एक खबर फैल गई कि ये जो कारतूस की जो गोलियां हैं ऊपर के, उनका जो मुंह से बाइट करके निकालना पड़ता है, कारतूस का जो मुंह है, तो उसके ऊपर जो कवर है वह पिग और काऊ की चमड़ी से बनाया गया है। ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज वर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज जो थे वह असंतुष्ट हो गए, क्योंकि गाय और जो पिग है वह दोनों ही रिलीजन में नहीं चल रहे थे। उन लोगों को यह मान्य नहीं था कि हम इसे मुंह से काटें, इस चमड़े को जो कारतूस में लगाया गया है। इसकी वजह से असंतुष्टता फैली और फिर यह स्ट्रगल स्टार्ट हुए। द आउटबर्स्ट डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दो सिपॉइज हु रिफ्यूज टू यूज द स्मियर्ड कार्ट्रिज एंड वर गिवन सीवियर पनिशमेंट। तो ऐसे जो सैनिक जिन्होंने बोला कि हम इस कारतूस को मुंह से नहीं निकालेंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे सिपॉइज को पनिशमेंट दिया गया, सीवियर पनिशमेंट दिया गया, जिससे मंगल पांडे फ्रॉम बैरकपुर कंटोनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो
इसमें मंगल पांडे जो थे उन्होंने शॉट किया एक ऐसे ही ब्रिटिश ऑफिसर को, क्योंकि उसने अनजस्ट दिखाया था, अन्याय किया था इन सिपॉइस पर, जिसकी वजह से मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। दिस न्यूज़ स्प्रेड लाइक fire. The entire regiment of Indian sepoys at Meerut took part in freedom struggle and marched towards Delhi. तो ऐसे समय में पूरी रेजिमेंट थी इंडियन सिपॉइज की, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया और फिर मार्च निकाला दिल्ली तक के लिए, क्योंकि मंगल पांडे जो क्रांतिकारी थे उनको यह सज़ा सुनाई गई थी जो कि इंडियन जो सिपॉइज थे उनको मान्य नहीं थी। Thousands of Indians voluntarily joined them on the way। और जब यह मार्च निकाला गया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरीली इस आंदोलन में भाग लिया। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह, उनको अपनी लीडरशिप मूवमेंट में शामिल किया, फ्रीडम स्ट्रगल में उनको मुखिया बनाया और उन्हें ही एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपॉइज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। इट ऑल्सो गिव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। और जब यह मार्च दिल्ली में गया तो वहाँ पर भी लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला और फिर यहाँ से स्ट्रगल की अच्छी तरह से शुरुआत हुई। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। और इस तरह से यही रिवोल्ट था, जो यह स्ट्रगल था, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कंटोनमेंट फ्रॉम बिहार टू राजपुताना। और इंडियन सोल्जर्स ने यह पूरा आंदोलन जितने भी कंटोनमेंट थे बिहार से लेकर राजपुताना तक, सभी में यह फैला दिया। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। और यह जो रिवोल्ट था सभी जगह पर फैल गया, जैसे कि लखनऊ में, इलाहाबाद है, कानपुर, बनारस, बरेली और झांसी तक। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। उसके बाद यह दक्षिण भारत में फैला। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नरगुन, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर वर इन द फोर फ्रंट। तो जब यह साउथ इंडिया में भी फैला तो उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी सतारा, उसके बाद कोल्हापुर से फैलता फैलता अहमदनगर तक भी यह फैल गया। रॉयल क्वींस ऑफ पेट सुरकना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। तो इवन नासिक डिस्ट्रिक्ट से भी जो पेट और सुरकाना के जो रॉयल्स थे या राज के लोग थे, वह भी इस स्ट्रगल में शामिल हुए। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजार सिंह द भील्स रिवोल्टेड। 1857 में ही कजार सिंह जो भील की तरफ से मुखिया थे, उनकी तरफ से भी आंदोलन छेड़ा गया। वेयर एज शंकर शाह लेड द रिवोल्ट इन सातपुरा region, 400 female भील्स participate in the revolt of खानदेश। और खानदेश से भी 400 भील जो फीमेल्स थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18th CA आफ्टर द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, इन्वेडर्स लाइक नादिर शाह अब्दाली अटैक्ड इंडिया। तो जैसे ही मुगल एम्पायर वीक हुई तो बाहर से भी इन्वेडर्स जैसे नादिर शाह अब्दाली था, वह इंडिया में अटैक करने के लिए आ गया। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू दीज फॉरेन इन्वेजन्स एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ safeguarding India. The Marathas fought against Abdali at Panipat for the same reason। तो ऐसे समय में मराठास पूरे देश भर में फैल चुके थे। जब उनको पता पड़ा कि दिल्ली तक ये अटैक बाहर से हो रहा है, तो वह दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए ये मराठास ट्रूप वहाँ तक फैल गए और अब्दाली से पानीपत में उन्होंने लड़ाई की। इन द freedom struggle of 1857, the descendant of Mughals, Bahadur Shah was incapable of fighting against the British. Understanding the condition, Nana Saheb Peshwa, Rani Lakshmibai of Jhansi and Tatya Tope took up the charge of the freedom struggle of 1857। तो जब देखा कि यह जो मुगल एम्परर है वह फ्रीडम स्ट्रगल लड़ने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे समय में 1857 में ही नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, तात्या टोपे, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल का चार्ज लिया। और इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द स्ट्रगल। और इस समय में हिंदू मुस्लिम यूनिटी पूरी तरह से दिखाई दी 1857 के स्ट्रगल में। मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह,
Mughal commander Bakht Khan, बेगम हज़रत महल led the revolt in various regions। तो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम राजा भी जो थे और रानियां भी जो थी उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फायरस। तो यह जो नेचर था इस रिवोल्ट का, आंदोलन का, वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और वेस्ट बिहार में बहुत ही फायरस हो गया, बहुत ही तेज़ी से फैल गया। Crushing of struggle. The Indians wholeheartedly fought against the British, including soldiers, jamindars, kings, commanders, and common people. The Indian sepoys started the freedom struggle before the fixed time. Initially, they succeeded, but military strength and एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट। लेकिन इंडियन जो स्ट्रगल फैल रहा था पर उसके विरोध में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत वास्ट था। द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 months रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। उन्होंने 6 महीने में ही स्ट्रगल को तोड़कर अपनी जितने भी क्षेत्र थे, अपने रीजन थे, सब वापस खींच लिए। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेट देयर लाइव्स। और ऐसे समय में हमारे बहुत अच्छे जो वीर थे वह मारे गए, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला भी मेन थे। बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन्ड एट रंगून। बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जो कि रंगून में थी, बर्मा में थी। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल। नाना साहेब और बेगम हजरत को नेपाल में सहारा लेना पड़ा। तात्या टोपे फॉट फॉर नेक्स्ट 10 months अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ड्यू टू betrayal ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। नाना ये तात्या टोपे जो थे, जो 10 महीने से लड़ रहे थे, इसमें वह भी पकड़े गए और उन्हें भी हैंग कर दिया गया, फांसी की सजा दी गई। इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश रुथलेसली क्रश डाउन द स्ट्रगल। 1858 तक ब्रिटिशर्स ने इस आंदोलन को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but the latter, the peasants, artisans, common people, tribes came together to fight against the British। लेकिन इस रिवॉल्ट की वजह से, स्ट्रगल की वजह से एक आम जो नागरिक थे और जो आम लोग थे, जैसे पीसेंट्स थे, कुशल कारीगर थे, कॉमन लोग थे, ट्राइब्स थे, ये सब मिलकर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ने खड़े हो गए। इन दिस रिबेलियन हिंदूज, मुस्लिम्स स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स। their common aim was ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इन सब का कॉमन विजन था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें बाहर फेंक देना, इंडिया से बाहर निकाल देना। देयर वॉज एन इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस बिहाइंड द स्ट्रगल एंड देयर फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल की इंटरनेशनल फॉर्म। और धीरे धीरे इस फ्रीडम स्ट्रगल ने पूरी राष्ट्रीय तौर पर एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। कॉजेज ऑफ फेल्योर द स्ट्रगल। ये स्ट्रगल फेल क्यों हुआ? द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण थे जिसकी वजह से यह 1857 का स्ट्रगल फेल हुआ। द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया। इट्स इंटेंसिटी वॉज मोर सीवियर इन नॉर्थ इंडिया बट राजपुताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन्ड अलोन। क्योंकि जब यह स्ट्रगल शुरू हुआ तो पूरी तरह से एक साथ पूरी कंट्री में नहीं फैला, मेनली यह नॉर्थ इंडिया में फैला, जबकि राजपुताना, पंजाब और बंगाल और नॉर्थ वेस्ट जैसे कुछ भाग अभी भी आंदोलन से अछूते रह गए थे, मतलब यहाँ तक आंदोलन पहुँच नहीं पाया था। बाद में हुआ लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ड्यू टू दिस देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए, कोई भी आंदोलन कर रहे हो तो उसमें एक सेंटर लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन ये सेंट्रल लीडरशिप हमारी कंट्री में उस समय नहीं थी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली ये आंदोलन नहीं चल पाया। मोस्ट ऑफ द feudatory princes remained aloof. Just as the common people suffered due to British rule, similarly the princes also were suffering, but except a few others remained faithful to the British. जहाँ कुछ कॉमन लोग बहुत त्रासदी में थे, कुछ प्रिंसली स्टेट त्रासदी में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे, कुछ ऐसे भी राज्य थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे, उनके ही अंडर में थे, जिसकी वजह से 1857 का स्ट्रगल सक्सेस नहीं हो पाया।
Lack of military tactics. Indian soldiers were brave but did not use tactics. They captured Delhi but could not retain it. Similarly, the Indian rebels had limited armed supply. The British had economic strength, disciplined army, enough stock of latest arms, and experienced army generals. तो इंडियन सोल्जर्स ब्रेव थे, वो दिल्ली तक पहुंच गए, उन्होंने आंदोलन फैलाया, लेकिन उनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं थे। आर्म्स जो अम्यूनेशंस होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं थे। जबकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छी आर्मी थी, बहुत अच्छा उनके पास संगठन था, जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक थे वह इतने टिक नहीं पाए। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और जो आंदोलन को चलाने के लिए मेनली जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है वह सारा सिस्टम ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपॉयज कुड नॉट सक्सीड, जिसकी वजह से इंडियन सिपॉयज सक्सीड नहीं हो पाए। वॉर्स आर फॉट नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। जो युद्ध है वह जीते तो जाते हैं साहसता से, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजीज भी बहुत ज़रूरी होती है जो कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास नहीं थी। उसके बाद आता है कि international situation favorable for Britishers. The Crimean War with Russia was just over. The British won the war and they had trade relations with different countries in the world. The naval strength of British was vast, whereas the Indian rebels were isolated. तो internationally support भी Britishers को समय बहुत था, क्योंकि उसी समय में वह जो क्रिमेन वार था रशिया के साथ वो जस्ट ओवर हुआ था उनका, और ब्रिटिशर्स ने वह वार जो था वह युद्ध जो था वह जीत लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस उनके इंटरनेशनली बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से भी हमारा जो आंदोलन था वह सक्सेस नहीं हो पाया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट तो हो गया, उसका परिणाम क्या हुआ? ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वॉज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस एंड ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। अब जो कि ब्रिटिशर्स ने 1857 का स्ट्रगल फेस किया था, इंडियंस में डिससेटिस्फैक्शन उन्हें पूरी तरह से दिखाई दे गया था। इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ कंपनी। तो इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, उसे ख़त्म करने की ठान ली एंड इंस्टीड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हम गवर्नमेंट की रूप में ही इंडिया में शासन करेंगे। कंपनी का शासन खत्म कर दिया, लेकिन खुद का रूल खत्म नहीं किया था। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके एक वाइसरॉय जो है इंडिया में नियुक्त कर दिया, जो कि यहाँ पर शासन करेगा। लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कैनिंग जो थे उसमें वो लास्ट गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल हुए और फर्स्ट वाइसराय बने इंडिया के। अ न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। और एक नया पद जो सेक्रेटरी का था वह बना दिया गया, जिसके थ्रू पूरे देश में शासन चलाया जा रहा था। क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था? क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था? तो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर अवर progeny. Henceforth, they will not be discriminated on basis of race, religion, caste of birthplace. Government services will be given on merit. There will be no interference in religious affairs. It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states, and no princely state will be annexed henceforth. देखिए कितनी चालाकी से इन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि यहाँ पर अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कंट्री में रिलीजियस के तौर पे, और नौकरियाँ दी जाएंगी मेरिट के बेस पे, और जो भी ब्रिटिश क्राउन है वह सभी लोगों की जो है ट्रीटीज़ मानेगा। जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको भी छीना नहीं जाएगा। इस तरह की कुछ आश्वासन दिए गए। एक्चुअली में यह कोई
मतलब सख्ती से लागू किया गया डिक्लेरेशन नहीं था। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी, द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द आर्मी। देखिए यहाँ पर आर्मी में उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया। इंग्लिश ऑफिसर्स व प्लेस्ड एट ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंग्लिश ऑफिसर्स को नियुक्त करके अलग अलग लोकेशंस पे भेज दिया गया। आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश लोगों ने ही अपने हाथ में आर्टिलरी रखी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जो भी डिपार्टमेंट था उन्होंने अपनी तरफ रखा। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यह बहुत चालाकी से इन्होंने यह चाल चली। उसके बाद चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसी में क्या चेंज किए गए? द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस। दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स। यह तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम तुम्हारे सोशल रिफॉर्म्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे ब्रिटिशर्स ने घोषणा तो कर दी, लेकिन वह इंडियंस को एक भी नहीं होने दे रहे थे, यूनाइट नहीं होने दे रहे थे। They saw to it that there will be constant conflicts on grounds of caste, रिलीजन, रेस, टेरिटरी एक्सेट्रा। वो ये ध्यान दे रहे थे कि कहीं ना कहीं इनमें फूट पड़ी रहे, रिलीजन्स को लेकर या फिर रेस को लेकर या फिर क्षेत्रों को, टेरिटरी को लेकर इनके बीच में हमेशा युद्ध या फिर इनके बीच में हमेशा मतलब यूनिटी बननी ही नहीं चाहिए, ऐसा यह ब्रिटिशर्स ने ठहरा लिया था। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने सबसे बढ़िया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिल्कुल लोगों पे लाद दी, क्योंकि यह उन्हीं के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी थी, जिससे कि लोगों में फूट पड़े और हम आराम से राज करते रहें। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ट ऑफ गिविंग अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में इंडियंस को लगा कि हमें यूनाइट होना चाहिए, तभी हम ब्रिटिश रूल का खात्मा कर सकते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकम एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और यही जो स्ट्रगल था आगे के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दूंगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। Thanks for watching it.